एक दिन नहाते टाइम मेरा तावीज़ भी उतर गया और उसके उतरते ही मुझे एक सडन चिल महसूस हुई मेरी बॉडी पे। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने अपना बहुत ठंडा हाथ मेरे ऊपर रख दिया हो। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन मैंने तुरंत ही वो तावीज़ वापस पहन लिया। पर शायद अब काफ़ी देर हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में मुझे समझ आने वाला था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ताबीज़ दोबारा पहनने के बाद मुझे अब हर रात नाइटमेयर्स आने लगे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। मुझे स्लीप पैरालिसिस भी होने लगा था। मुझे हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे घूर रहा है और कोई मेरे आसपास ही है। और हर रोज़ सुबह उठने के बाद मुझे बहुत टायर्ड महसूस होता था। मैंने नोटिस किया कि ताबीज़ दोबारा पहनने के बाद से ही मेरे साथ ये सब होना चालू हुआ था। इसलिए मैंने वो ताबीज़ उतार कर रख दिया, जिसके बाद मुझे काफ़ी पॉजिटिव महसूस हो रहा था। पर वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही था। टाइम के साथ मेरा बिहेवियर बहुत ख़राब होता जा रहा था। मैं अपने पेरेंट्स से भी ठीक से बात नहीं करती थी और मैंने नमाज़ पढ़ना भी बंद कर दिया था। लेकिन फिज़िकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आई वॉज इवन मोर हेल्दियर। मेरे पेरेंट्स को पता चल गया था कि मैंने अपना तावीज़ उतार दिया है। इसलिए मेरी चेंज्ड बिहेवियर की वजह से वो मुझे दूसरे मौलवी के पास एक बार लेकर के गए। तो उन्होंने हमें बताया कि सब कुछ अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। मैंने उन्हें ये भी बताया कि कैसे मुझे वो ताबीज़ उतारने के बाद मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा था। और उनके कहने के मुताबिक मुझे ताबीज़ उतारने पर जो पॉजिटिविटी फील हो रही थी, वो सिर्फ उस जिम का एक बहकावा था, मुझे अच्छा फील कराने के लिए और उस तावीज़ को दोबारा पहनने से रोकने के लिए। ये सब बताने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करी और उन्होंने मुझे एक दूसरा तावीज़ भी दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ जिन ने करा या मैंने ही खुद करा, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी पूरी बॉडी पर स्क्रैचेस और स्मॉल कट्स थे, जो पैरानॉर्मल थे या मेरी अनस्टेबल मेंटल हेल्थ और एंजाइटी की वजह से मेरी समझ से बाहर था। जितना मुझे ये सब किसी पैरानॉर्मल बीइंग का करा लग रहा था, उतना ही अपना भी। लेकिन मुझे इन कट्स की वजह से कभी याद ही नहीं रहता था। बट जुलाई 2023 को मेरे साथ जो हुआ वो अनफॉरगेटेबल था और आज उसे याद करके मुझे दोबारा से कंपन महसूस होती है। रात को मैं अपनी मॉम के पास लेटी हुई थी। मेरा पूरा घर सो गया था, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी सडनली मुझे किसी की आवाज़ आई जो मेरा नाम ले रही थी। वो साउंड एक विस्पर की तरह थी और बार बार मुझे अपना नाम सुनाई दे रहा था। कुछ देर मैंने उस वॉइस को इग्नोर करा, लेकिन फिर वो आवाज़ मुझे अपने बाथरूम से आने लगी। वो बार बार मुझे अपने पास बुला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ मेरा माइंड कंपेल कर लिया हो, मुझे अपने वश में कर लिया हो। और बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके कहने पर बाथरूम चली गई। वहाँ जाने के बाद वो वॉइस मुझसे कहने लगी, उस रेज़र को उठाओ और काट लो खुद को। मैंने वहाँ रखे रेज़र को उठाया और सडनली मुझे समझ आया कि मैं क्या कर रही थी और उस रेज़र को वहीं फेंक कर मैं वापस बेड पर सोने चली गई। क्योंकि मुझे रात को डेली नाइटमेयर्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि रात को जो कुछ भी हुआ वो भी मेरा एक बुरा सपना ही होगा। लेकिन जब मैं बाथरूम में गई तो वो रेज़र वहीं पड़ा हुआ था जहाँ उसे मैंने रात को फेंका था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत रूड बिहेव करती थी। तो उसी दिन जब मेरी मॉम नमाज पढ़ रही थी तो मैंने उनसे काफ़ी रूड बिहेवियर से बात करना चालू कर दिया और उन्हें काफ़ी कुछ गलत भी कह दिया था मैंने। मेरी मॉम भी अब मेरे इस बिहेवियर से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने भी मुझसे रूडली बात करना चालू कर दिया था। एंड शी सेड आई एम द वर्स्ट डॉटर। अपनी मॉम की ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझसे कहीं ज़्यादा हर्ट अभी वो है। भले ही मैंने ये सब अनइंटेंशनली करा था, बट अब मैं इन सब चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करने लगी थी। ऑन द सेम डे मेरे पेरेंट्स को शाम को किसी रिलेटिव की शादी में जाना था और उस रात वो वहीं रुकने वाले थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरा भाई ये था, इसीलिए हम अपने अपने रूम में ही सो रहे थे। बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के बाद से आई वॉज डीपली हर्ट और अपने रूम में मैं बस रो ही जा रही थी। रात के अराउंड 1 या 2 बजे मुझे सडनली डिजी फील होना शुरू हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। जब मैंने अपने बेड साइड पर देखा तो मुझे एक शैडो नजर आई जो एक ह्यूमन की तरह लग रही थी। मुझे फिर से वही विस्पर सुनाई देना शुरू हो गई थी, बट इस बार वही शैडो फिगर मुझसे बात कर रही थी।
वो मुझे बार बार अपने साथ आने को कह रही थी, बट सरप्राइजिंगली मुझे इस बार उस शैडो से डर नहीं लग रहा था। जब मैंने उस शैडो के साथ जाने से मना कर दिया तो वो वॉइस सडनली एक एंग्री और क्लियर वॉइस में बदल गए। ही वॉज सेइंग थिंग्स लाइक, तुम वर्थलेस हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें मर जाना चाहिए, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उस टाइम पर यही सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारी बातें मैं खुद से ही कह रही हूँ या बता रही हूँ। ये सब सुनकर मैं और ज्यादा रोने लग गई और उस फिगर के पीछे पीछे बाथरूम चली गई। वहाँ जाकर उसने मुझे फिर से कहा कि कोई शार्प चीज उठाओ। मुझे आज तक याद नहीं है कि वो पेनी चीज थी क्या, और ना ही मेरी फैमिली में से किसी को भी वहाँ पे वैसी कोई भी चीज मिली थी। मुझे बस इतना याद है कि मैंने वो चीज जैसे अपने हाथ में ली तो वो शैडो मुझे सिर्फ इतना कह रही थी, काट दो, और मैं रोते हुए बस यही कह जा रही थी कि मुझसे ये सब नहीं होगा। But that voice forced me to do that. मेरे हाथ काफी कांप रहे थे और मैंने बस अपनी आंखें बंद करी एंड जस्ट वेंट फॉर इट। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिगर वहाँ से जा चुका था और बस मैं वहाँ खड़ी हुई थी। अपने दोनों हाथों में इतना सारा खून देखकर मैं बहुत घबरा गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। बट लकीली मेरे हाथ कांपने की वजह से वो कट मेरी रिस्ट से थोड़ा ऊपर लगा था और मैंने अपनी कोई नस नहीं काटी थी। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे और मैं बस रोई जा रही थी। मैंने अपने भाई को आवाज़ देने की भी कोशिश करी पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरी कलाई में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपने दूसरे हाथ से खून को रोकने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, पर वो रुक ही नहीं रहा था। मैंने खुद को शांत किया और अपना हाथ पानी के नीचे रखा और बाथरूम में पड़े हुए कपड़े के टुकड़े से मैंने अपना हाथ काफ़ी टाइटली बांध लिया था। उससे खून तो रुक गया था बट मैं अपने रूम पे जाते ही बेहोश हो गई। अगले दिन उठकर मैंने अपने भाई को सब बता दिया, लेकिन उसे मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जब मेरे पेरेंट्स घर आए तो मेरी ये हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। वो पहले मुझे डॉक्टर के पास ले गए और फिर वो दोबारा मुझे उस मौलवी के पास लेकर के गए। मौलवी के पास दोबारा जाने के बाद मुझे काफ़ी ठीक महसूस हो रहा था दोबारा से। फरवरी 2024 में मेरी हेल्थ दोबारा से ख़राब होने लगी थी। फिर से डिजी, टायर्ड, वही सब दोबारा से फील हो रहा था मुझे। लेकिन उस टाइम पर हम कुछ दिनों के लिए आसाम मेरी आंटी के पास चले गए थे। मेरा वहाँ पहला ही दिन था और जब मैं रात को सोई तो मुझे एक नाइटमेयर आया। मेरे सपने में एक काफ़ी डरावना दिखने वाला आदमी मेरा पीछा कर रहा था, जिससे मैं बचने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर भागने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि तुम मुझसे दूर क्यों चली गई। और ये सुनने के बाद मैं तो बहुत घबरा गई थी, जिसके बाद वो अपने नेल से मेरी स्किन को स्क्रैच करने लगा। मैं अपने ड्रीम में ही हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। लकीली मेरी मॉम वहीं थी उसी रूम पे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो वो मुझे उठाने लगी। उन्होंने बहुत ट्राई किया मुझे मेरी नींद से उठाने के लिए। मुझे मेरे ड्रीम में ही उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल ली और डर से उठते ही मैंने अपनी मॉम को हग कर लिया। I started crying। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और अब मैं इन सबसे थक चुकी थी। जब मैं शांत हुई तो मेरे हाथ पर मुझे एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था और जब मैंने अपनी स्लीव्स उठाकर देखी तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे हाथ से खून बह रहा था और उसमें एक हैंड प्रिंट भी था, जैसे किसी ने टाइटली मेरा हाथ पकड़ा हो। मेरी मॉम मुझे पूरी रात सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे वहाँ नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह मेरी मॉम मुझे एक लेडी के पास लेकर के गई, लेकिन उनके पास जाने की भी कोई भी मेमोरी मुझे याद नहीं है। मुझे उतना ही पता है जो भी मेरी मॉम ने मुझे बताया है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन लेडी को देखकर काफ़ी डर गई थी और मैं उनके पास जाने से भी घबरा रही थी। उन्होंने मुझे खाने के लिए जो खजूर दिया था वो भी मैंने फेंक दिया था और मैं बस जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। और जब मैं अपने आंटी के घर वापस आई तो मैं काफ़ी ज़्यादा डल और वीक महसूस कर रही थी। मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और मैं वहाँ हर किसी से बहुत डर रही थी। मुझे लग रहा था कि हर कोई मुझे बस मारना चाहता है। मैं 3 दिनों तक ऐसे ही सबसे डरती रही थी। मैं ना किसी से बात करती और ना किसी की तरफ देखती। मैं बस अपनी माँ के पास रहती। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ साथ मेरी फैमिली डॉक्टर से भी रेगुलर कंसर्न करती रहती थी और मुझे काफ़ी दिनों से नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे स्लीपिंग पिल्स भी दिए, जिसके बाद मुझे नींद आ पा रही थी। तो
मुझे थोड़ा नॉर्मल फील होने लगा तो मुझे ड्रिप लेना और एनजाइटी मेडिटेशंस भी लेना शुरू हो चुकी थी। और टुडे बाय गॉड्स ग्रेस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी हेल्थ भी अब पूरी तरीके से ठीक है एंड मेंटली भी आई एम डूइंग गुड। बट एक क्वेश्चन है जो आज भी मेरे माइंड में है, ये सब कुछ एक हेलुसिनेशन था या सचमुच मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था उस समय। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।